हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो आज अपन चर्चा करेंगे 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन 9, जिसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें अपन जो गेहूं का मोलिया रोग है, मोलिया डिजीज़ ऑफ व्हीट, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करता हूं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, गेहूं का मोलिया रोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं का मोलिया रोग तो क्या है। एक प्रकार का इसका प्रचलित नाम होता है कि क्षेत्र में जो प्रचलित नाम होता है यह क्या होता है, खाद्यान्न का पुट्टी रोग होता है। खाद्यान्न में होने वाला है कि पुट्टी रोग होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। और अपन देखें, खाद्यान्न के पुट्टी रोग की खोज सर्वप्रथम जर्मनी का एक वैज्ञानिक जे कोहन ने 1874 में की थी। खाद्यान्न की पुट्टी रोग की खोज किसने की थी? जर्मनी के वैज्ञानिक जे कोहन ने कब की थी? 1874 में की थी। खाद्यान्न पुट्टी रोग का मतलब क्या है? गेहूं के मोलिया रोग को अपन इस नाम से जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1958 में, भारत की पूछे तो भारत में 1958 में वासुदेवा ने राजस्थान के सीकर जिले में इस रोग को देखा था। किसने देखा था? वासुदेवा ने देखा था। कहाँ देखा था? राजस्थान के सीकर जिले में। कब देखा था? 1958 में देखा था। राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा एवं सवाई माधोपुर जिलों में भी इस रोग की उपस्थिति पाई जाती है। सवाई माधोपुर जो जिले हैं उनमें भी इस रोग की उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यह कहाँ देखा गया था? यह राजस्थान के सीकर जिले में देखा गया था। फिर आगे अपन देखते हैं कि राजस्थान के स्थानीय लोग जो होते हैं ना, वह इस रोग को मोलिया के नाम से जानते हैं, मोलिया के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह रोग बंदर की उछाल की तरह खेत में छितरावा पाया जाता है। जैसे बंदर जब उछलता है तो उसका पूरा शरीर छितरावा होता है, वैसे अपन कहते हैं यह रोग भी क्या होता है? खेत में छितरावा होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ये जो लाइन है ना, कि इस रोग को, खाद्यान्न पुट्टी रोग को मोलिया रोग के नाम से क्यों जानते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसीलिए अपन इसे मोलिया रोग कहते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से बंदर उछाल मारते समय चितरावा होता है, वैसे ही यह रोग क्या होता है? खेतों में चितरावा होता है। फिर इस रोग के लक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो लक्षण देखिए इसके मुख्य रूप से, खेत में पौधे जब 1-2 माह के होते हैं ना, तभी इस रोग के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब लक्षण देखिए कौन कौन से होंगे। खेत में पौधे भिन्न भिन्न समूह में छोटे और बड़े दिखाई देते हैं। खेत में जो पौधे होंगे ना, वह अलग अलग समूह में होंगे, कुछ छोटे समूह, कुछ बड़े समूह में अपने को प्रदर्शित होते हैं। फिर पौधे जो होते हैं वह बौने रह जाते हैं, हाइट में बढ़ते नहीं, पीलापन आ जाता है, पीले दिखाई देते हैं। पौधे 1 से 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं हो पाते, अर्थात वह बौने रह जाते हैं। और पौधों में जो कल्ले होते हैं वह कम में निकलते हैं। पौधों का तना पतला और कमज़ोर पाया जाता है। तो मुख्य लक्षण देखो, पादप के देखने पर जो अपन देख सकते हैं दिखाई देने वाला लक्षण, बौना रहेगा, पीलापन आएगा, पौधे 1 से 2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, पौधों में कल्ले कम निकलेंगे तथा पौधे का तना पतला व कमज़ोर पाया जाएगा। ये अपन देख सकते हैं पादप के मुख्य लक्षण। फिर इसके अलावा देखिए कि जो रोगग्रसित है, रोगग्रस्त पौधे की जो जड़ें होगी ना, उसमें क्या फ़र्क मिलता है? पौधे की जड़ें कैसी होगी? पतली होगी। रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली, क्षीण एवं गुच्छेदार पाई जाती है। जड़ें पतली भी होगी, क्षीण यानी कमज़ोर होगी, और गुच्छेदार गुच्छे के रूप में होगी। प्रारंभिक अवस्था में जड़ों को स्वच्छ जल से धोकर देखने पर उनमें गोलाकार या पुट्टीकार श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है। यानी कि जड़ें यहाँ पर जब रोगग्रसित हो जाती है ना, तो प्रारंभिक अवस्था में जब इस जड़ों को एक साफ स्वच्छ पानी से अपन धोते हैं तो इसमें गोलाकार या पुट्टीकार श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है, जो परिपक्व होने पर भूरे रंग की हो जाती है।
यानी कि पहले तो अपने को किस रंग की दिखाई देगी, श्वेत रंग की दिखाई देगी मादा सूत्रकृमि, और जो परिपक्व होने पर कौन से रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। आगे देखिए फिर, जड़ों का वह स्थान जहां पर पुट्टी जुड़ी रहती है ना, वह हल्के फूले हुए होते हैं। जड़ों का वह स्थान जहां पुट्टी जुड़ी हुई होती है वह फूले हुए होते हैं, और पौधों की जड़ पर 15 से 20 तक पुट्टियां मिल सकती है। पौधे की जो जड़ होती है ना उसमें 15 से 20 तक की पुट्टियां मिल सकती है। ऐसे पौधों को मृदा से हाथ द्वारा खींचकर आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि उनकी जड़ें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए हाथ से भी अपन उसे उखाड़ सकते हैं। फिर देखिए आगे, संक्रमित पौधों में पुष्पन सामान्य पौधों की अपेक्षा समय से पूर्व हो जाता है। ये भी पहचान होती है कि जिसमें यह मोलिया रोग होता है उसके अंदर जो पुष्पन क्रिया होती है वह सामान्य पौधे की अपेक्षा क्या हो जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। परंतु बालियों में कुछ दाने बने सकते हैं, बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं, जरूरी नहीं बने, अगर बने तो कम में बनते हैं। परंतु जब यह रोग गंभीर हो जाता है, परंतु रोग की गंभीर संक्रमण अवस्था में बालियों में दाने नहीं बनते। थोड़ा बहुत रोग होता है तो अपन कह सकते हैं कि कुछ दाने बनेंगे, लेकिन जब इससे रोग का संक्रमण ज़्यादा हो जाता है ना तो बालियों में दाने नहीं होते हैं। फिर इसके रोगजनक की अगर अपन बात करें तो इसका जो रोगजनक होता है पैथोजन, वह कौन सा होता है, हेट्रोडेरा एविनी, हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर, हेट्रोडेरा एविनी या हेट्रोडेरा मेजर, ये इसका रोगजनक होता है। रोगजनक के बाद में बात कर रहे हैं अपन इसके रोग चक्र की, डिजीज साइकिल। तो रोग का वार्षिक जो आवर्तन होता है, रोग का अपन देखें वार्षिक आवर्तन, वार्षिक आवर्तन किसके द्वारा होता है, पुट्टियों के द्वारा होता है। और पादप अवशेषों पर बने पुट्टियों में डिंबक और जो अंडे होते हैं ना वह भरे हुए रहते हैं। रोग का वार्षिक आवर्तन किसके द्वारा होता है, पुट्टियों के द्वारा होता है। पादप अवशेषों पर बने उन पुट्टियों में डिंबक व अंडे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, भरे रहते हैं, जो अगली फसल तक सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं, यानी वह किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं करते हैं। जब अगली फसल वगैरह आएगी तो उसको वह प्रभावित करेंगे, अगली फसल तक सुसुप्त अवस्था में रहेंगे, तथा अनुकूल अवस्था आने पर यानी सितंबर से नवंबर माह के मध्य गेहूं व जौ की बुआई होने पर अंडों से सूत्रकृमि के द्वितीयक डिंबक अवस्था बाहर निकल आती है। यानी अपन ने देखा कि पादप अवशेषों पर बने पुट्टियों में डिंबक के भरे रहेंगे और जो अगली फसल तक सुसुप्त अवस्था में रहेंगे वहीं पर रहेंगे। लेकिन जैसे अनुकूल अवस्था मतलब जब इनको बोने का समय आएगा गेहूं जौ वगैरह को, सितंबर से नवंबर माह के मध्य, तो गेहूं जौ की बुआई होने पर अंडों से सूत्रकृमि के द्वितीय डिंबक जो है वह बाहर निकल आती है एवं जड़ों पर क्या करती है, आक्रमण करती है, बाहर निकल आती है एवं जड़ों पर आक्रमण कर एक प्रकार का संक्रमण पैदा कर देती है। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं फरवरी। इसी प्रकार फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में, जो फरवरी माह आता है ना उसके तीसरे सप्ताह में जड़ों पर पुनः मादा सूत्रकृमि व पुट्टियां दिखाई देना प्रारंभी हो जाती है, जो अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है। यानी जब फरवरी माह का तीसरा सप्ताह आता है ना तो जड़ों पर पुनः मादा सूत्रकृमि और पुट्टियां दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, जो अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य का कार्य भी करती है। ये देखिए अपन देख सकते हैं इनकी मुख्य रूप से जड़ें दिखाई गई, जड़ें किस प्रकार से प्रभावित हो रही, गांठे सी अपने को ये प्रदर्शित हो रही है। ये क्या है, इनके अंदर बनने वाली पुट्टिकाएं होती है, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, यह उभरी हुई पाई जाती है, इन्हें पुट्टिकाएं कहते हैं। इनमें मादा सूत्रकृमि की उपस्थिति मानी जाती है, जो शुरू में तो कैसी होती है, श्वेत रंग की होती है, परिपक्व होकर कौन से रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। ये डायग्राम उसका आपको दिखाया गया मोलिया रोग से प्रभावित गेहूं का पौधा। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन या मैनेजमेंट की। तो प्रबंधन या मैनेजमेंट में अपने को पता है सबसे पहले क्या आता है, शस्य प्रबंधन आता है। और शस्य प्रबंधन में फर्स्ट क्या करेंगे, फसल चक्र, यानी फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अपरपोषी फसलों जैसे सरसों, धनिया, चना, जीरा, प्याज, मेथी, गाजर आदि को गेहूं के साथ फसल चक्र में अपनाकर
सूत्रकृमि की संख्या एवं रोग प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब अपने को पता है कि जो सूत्रकृमि है मुख्य रूप से गेहूं को प्रभावित कर रहा है, तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, जो परपोषी फसलें से सरसों है, धनिया है, चना, जीरा, प्याज, मेथी, गाजर आदि को अपन गेहूं के साथ फसल चक्र में अपनाएंगे, जिससे जो सूत्रकृमि होगा उसकी संख्या पर भी कंट्रोल होगा और उसका जो रोगकारी प्रभाव है वह भी कम हो जाएगा। दूसरा अपन क्या मानेंगे, इसमें ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। सूत्रकृमि मृदा में उपस्थित पुट्टिकाओं में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और शुष्कन के प्रति क्या होते हैं, संवेदी भी होते हैं। अतः ग्रीष्म काल में खेत की 1 या 2 बार गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए, जिससे ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान, लगभग अपने को पता है कि 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो उच्च तापमान के प्रभाव से सूत्रकृमि क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकती हैं। इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करनी चाहिए। फिर तीसरा जो देर का है प्रबंधन, अगेती बुआई यानी समय से पहले बुआई कर देनी चाहिए। गेहूं की अगेती बुआई करके परपोषी को सूत्रकृमि संक्रमण के अनुकूल अवस्था से बचाकर रोग प्रबंधन किया जाना चाहिए। यानी गेहूं का जो बुआई का जो निश्चित समय होता है उससे पहले अगर अपन बुआई कर देंगे तो इनका जो रोग होगा वह क्या होगा, कम होगा, इनकी रोगकारी प्रभाविता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं इसके जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में देखिए क्या क्या दे रखा है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, प्रतिरोधी किस्में जैसे राजकिरण C164, HD 2052, 2032, RJMR1 तथा HD 2257, 2265WH 220, 250WL922, 2199 और WG कौन सी 736, WG 736, राजस्थान 1409, 1470, 1487 किस्मों पर सूत्रकृमि का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः रोग प्रबंधन हेतु इन किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है। रोग को प्रबंधित करने के लिए इन किस्मों का अपन मुख्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की, ये क्या होता है। तो अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में मृदा को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से LD कार्ब या कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग कर सूत्रकृमियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करना है, LD कार्ब या कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग किया जाता है, किसमें, रासायनिक प्रबंधन में किया जाता है। तो ये थे इसके मुख्य प्रबंधन, पहले जैविक प्रबंधन देखा था, अब ये इसका रासायनिक प्रवर्धन। तो ये था अपना आज का रोग, कौन सा, गेहूं का मूल्य रोग। जरूर से याद रखना और अच्छे प्रकार से इसके नोट्स वगैरह बनाकर इसको याद करना है। कल अपन अगले जो रोग है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक तो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।